नमस्कार, मैं अजय सिंह खर्ब। स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। उम्मीद है आप सभी साथी खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो आइए बेटा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सीसीई का टॉपिक आप लोगों के पेपर में हर बार आपसे पूछा जाता है। सीडीपी की आप लोग तैयारी करें या आप लोग सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी की बात करें, हर एक सेक्शन में सीसीई से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको यहां पर कुछ ऑप्शन दे रहा हूं। 2001, 2005, 2009 या फिर 2020। बताइए कौन से वर्ष में सीसीई का कॉन्सेप्ट आया था। जल्दी से सभी कमेंट करें। राइट आंसर बिल्कुल सही आपने दिया कि 2009 में आया था। 2009 में कौन सा एक्ट बनके तैयार हुआ? तब आप क्या जवाब देंगे कि 2009 में सर आरटीई एक्ट बनके तैयार हुआ और 2009 में ही इंक्लूसिव एजुकेशन आई थी। शाबाश। 2020 में क्या आई? शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बहुत सही। 2005 में क्या आया था? हमारा एनसीएफ आया था। और 2001 का संबंध किससे होता है? एसएसए लागू हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। आपके लिए यहां पर मैं 30 प्रश्न लेकर आया हूं और आज का टारगेट हम लोगों ने रखा है कि 30 में से 30 नंबर हम लोगों को लेने हैं। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों को दूंगा 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड आपको हर प्रश्न का जवाब देने के लिए मिलेंगे। अगर प्रश्न छोटा है या आसान है तो यह समय भी मैं कम कर दूंगा। यह मानकर कि आप लोग चलें कि सर आज 30 में से 30 नंबर हम लेकर रहेंगे। ऑलराइट, एग्जैक्ट वही प्रश्न है आपके लिए जो आपके पेपर में बार बार आपसे पूछे गए हैं। तो शुरुआत करें। सभी तैयार हैं? महेश, ज्ञानो, पूजा, सभी तैयार हैं? सलोनी, नेहा, मंजू, अगर आप सभी तैयार हैं तो जल्दी से बेटा एक बार क्लास को लाइक करके मुझे बता दें। जैसे ही आप लोग लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप सभी तैयार हैं आज की इस बेहतर क्लास के लिए। सभी ने लाइक कर दिया है। लाइक का ग्राफ एकदम ऊपर गया है हमारा, तो मतलब तैयार हो चुके हैं सभी। चलिए तो बेटा पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमसे पूछा गया प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब प्राथमिक विद्यालय कौन सा होता है हमारा? यह होता है जो पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक होता है। बताएं, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र और बल दिया जाता है। याद रखें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लिखना और कैलकुलेशन में ही बेहतर हो जाना एक बेहतर वातावरण, एक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए मेरे प्यारे साथियों हम नहीं मान सकते हैं। जहां पर बच्चों के संवेगों को, बच्चों की आवश्यकताओं को हम लोग पूरा होता हुआ पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी बनेगा, जो कि एकदम सही है। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है जिसमें कहा गया एक बच्चा खिड़की के सामने से कौवे को उड़ते हुए देख रहा है। ठीक है, ध्यान से देखो। एक बच्चा है, मान लेते हैं कि वो बच्चा यहां पर राहुल है। राहुल जो है वो देख रहा है कि कौवा उड़ रहा है और कहां से? खिड़की से देख रहा है और कहता है पक्षी। तो यहीं से हम लोगों को एक बात क्लियर हो गई है कि उड़ता हुआ जो उसने देखा उसे पक्षी कहते हैं, ये वो जानता है। तो बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं, बिल्कुल भंडारित हैं, तभी तो उसने कहा उसको पक्षी। पक्षी का कॉन्सेप्ट वो जानता है। और बच्चे ने अपना अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही बनते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हमें यहां पर दी गई हैं। अगला प्रश्न हमसे यहां पर यह कहता है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। आपके पेपर में हर बार भीतरी प्रेरणा की, इंटरनल मोटिवेशन की बात होती है। मोटिवेशन बेटा दो तरह से होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। तो जब बच्चे को किसी बाह्य व्यक्ति से, किसी बाह्य वस्तु से प्रभाव होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल। और जब बात आती है कि हम खुद से अपने आप से उस काम को करना चाहते हैं, भले हमें कुछ मिले या ना मिले।
आप में से जो भी टीचर बनना चाहते हैं इस वजह से कि उनके माता पिता चाहते हैं कि वो टीचर बने, वो इसलिए टीचर बनना चाहते हैं क्योंकि टीचर बनने के बाद में उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि छुट्टियां मिलेंगी 150 दिन की और बढ़िया सैलरी मिलती है, और हमें किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, जो मजे इस नौकरी में मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे। इस वजह से अगर कोई नौकरी पाना चाहता है टीचर की, ये सब एक्सटर्नल है। लेकिन आप अगर टीचर बनना चाहते हैं इस वजह से, क्योंकि मुझे खुद में ही ऐसा महसूस होता है कि मैं सबसे अच्छा अगर कुछ कर सकता हूं तो वो टीचिंग कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट, ठीक है, तो बेटा आप इंटरनल फीलिंग के साथ में चल रहे हैं। अब मैं आप सभी से पूछता हूं कि आप किस वजह से टीचर बनना चाहते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल? ईमानदारी से जवाब दे दो। आज बेरोजगारी के दौर में तो हम सब यही पाते हैं कि ज्यादातर पैसे के लिए नौकरी चाहते हैं सर, बाकी सब चीजें तो बाद की बात है। हकीकत यही है, ग्राउंड लेवल की बातें यही होती हैं। वैसे चाहे कोई कुछ भी कितनी भी बड़ी नैतिक बातें कर ले, बहुत बड़ी बेरोजगारी है हमारे देश में, हकीकत है ये। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। लेकिन टॉफी मिलेगा, दंड मिलेगा, किसी और से पहले मुझे ये काम करना है, ये सब एक्सटर्नल होता है। आइए, रूबी पासवान कह रही है अपने इंडिया को आगे लेके जाना है सर। तो रूबी बेटा, कितने ही ऐसे एनजीओ हैं, कितने ही ऐसे ट्रस्ट हैं जो फ्री में एजुकेट करते हैं, वहां जाके इंडिया को आगे बढ़ाओ ना, करो काम वहां जाकर के, क्या दिक्कत है? पूछ रहा हूं मैं आपसे। मान लो आप इंटरव्यू देने के लिए गए और वहां पर ये सेम पॉइंट आपके सामने रख दिया, तब क्या करोगे? सोचो, काउंटर करो। चलिए, यहां पर फिर से आप लोगों को कहा गया, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित कर रही है। ये फिर से आंतरिक रूप से प्रेरित कर रही है, बताएं जल्दी से। पूजा राठौर आप कह रहे स्क्रीन ठीक से नहीं दिख रहा है, तो बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो क्लास को। अच्छा, इनाम दे दोगे, टॉफी दे दोगे? नहीं बेटा, डर भी पैदा नहीं करना, प्रतियोगिता को भी बढ़ावा नहीं देना है। बी सी डी तीनों गलत हमें यहां पर दिए गए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है तो आप इसमें पाते हैं, वो कहता है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में, अब प्रारंभिक कक्षा कौन सी होती है? प्रारंभिक कक्षा होती है पहली से लेके जो 8वीं तक होती है। प्रभावशाली शिक्षक दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दंड दे दोगे? सुनीता इधर आ, यहां हाथ ऊपर करके खड़ी हो जा। लक्ष्मी क्या दांत फाड़ रही है, चेयर बन जा वहीं पे। दंड दे देंगे बच्चों को। शाहिद मुर्गा बन जा। और ऐसा करो, इस शाहिद के ऊपर इसका बैग रख दो, अगर बैग गिरा तो धुनाई होगी। अच्छा, अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक पा सकें, ज्यादा से ज्यादा नंबर बच्चे ले सकें, इसके लिए नहीं बेटा, हमारा ए भी गलत है, बी भी गलत है। अच्छा, डी सही होगा। रटकर याद करवाना बेटा, रटंत प्रणाली को तो हमें खत्म कर देना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अच्छा, एक बात तो है, चाहे हम लोग कितनी भी किताबें पढ़ लें या किसी को पढ़ा दें, अंत में सभी की जो बात आकर रुकती है वो नंबर पर ही रुकती है। और हर कोई यह बताता है कि देखो नंबर के लिए पढ़ाई मत करो, नंबर जो होते हैं वो सिर्फ दिखावटी होते हैं, एक्चुअल में अपने अंदर स्किल्स पैदा करो, है ना। हमारा सिस्टम भी बड़ा ही गजब का है, दोगला सिस्टम मालूम होता है। नंबर को महत्व भी देता है और साथ में यह भी कहता है कि नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, स्किल पैदा करो। एक्चुअल में दोनों चीजों का होना जरूरी है। जब हम लोग ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं, जब हम व्यवहारिकता को समझते हैं, तो ये पाते हैं दोनों ही चीजों का कहीं ना कहीं होना जरूरी है ना। राइट आंसर बेटा इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी बनता है, जो कि आपने बिल्कुल सही कहा। अरे जलेबी, तुम जलेबी होकर के पूजा को चॉकलेट दे रही हो, और वो भी आंख बंद करके, ये क्या चक्कर है बेटा? जलेबी अपने पास चॉकलेट भी रखती है, चॉकलेटी जलेबी हो तुम तो। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली राखी, हमने कहां पर बेटा कुछ कह दिया?
आप गजब करते हो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, हाँ बेटा इस पर तो हमें बच्चों पर फोकस करना पड़ेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन हमारी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हमारी, डेमोक्रेटिक एजुकेशन हमारी ये कहती है कि अगर किसी बच्चे पर हम लोग इंडिविजुअल फोकस करते हैं तो उसको बेहतर बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। प्रश्न अगला हमारा यहां पर आता है 7 और वो हमसे कहता है शीर पदाभिमुख। ये तो कोई भी गलत नहीं करेगा, पक्का मुझे पता है। शीर पदाभिमुख कि विकास हमारा सिर से शुरू होता है और सिर से शुरू होकर के बेटा पैरों तक जाता है। सीबीआई एटीट्यूड बेटा कोई दिक्कत नहीं है, सिर के ऊपर से जा रहा है आपके। क्लास में समय पर आओ, ध्यान से देखो, सीडीपी की क्लास चल रही है, आपके सामने प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन है, उनको पढ़ो, समझो, उत्तर दो। तो हमारा विकास का वो सिद्धांत जो ये कहता है कि विकास की जो दिशा है वो सिर से शुरू होती है और सिर से हमारा विकास शुरू होकर के वो हमारे पैरों तक जाता है, ये सेफेलोकोडल प्रिंसिपल कहता है। तो आंसर क्या बनेगा? ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्य, नहीं जी दोनों गलत हैं। आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, सिर से पैर की ओर, जो कि बिल्कुल सही है। प्रश्न अगला हमसे यहां पर यह कहता है कि देखिए अजय सर का जो टेलीग्राम चैनल है उसको सभी ज्वाइन कर लो। यहीं पर आप लोगों को करंट अफेयर के नोट्स और बाकी आपके टॉपिक और अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स में दे रहा हूं। कल यहां पर मैंने ईवीएस के हिंदी में नोट्स दिए थे। 3rd, 4th और 5th क्लास की जो एनसीईआरटी हैं उसके कंप्लीट नोट्स कल मैंने यहां पर शेयर किए हैं। अगर किसी ने नहीं लिए हैं तो वो नोट्स ले लेना, एकदम बेहतरीन नोट्स हैं, टॉपिक वाइज बना करके दिए गए हैं। प्रश्न अगला हमसे ये कहता है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील, ये तो मैंने बहुत बार करवा दिया है, आप लोगों को याद हो चुका होगा और हर बार पेपर में आपसे पूछा जाता है। 2 वर्ष से लेकर के बेटा 6 वर्ष तक का जो समय हमारा होता है उसे भाषा विकास को लेकर के हम सबसे संवेदनशील समय मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 को हम देखते हैं। यह कहता है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। उसे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, यानी कि माता पिता में जो गुण हैं वहां से भी बच्चे को वो गुण मिले हैं और जो बच्चे के गुण हैं उन गुणों के अनुसार उसको ट्रेनिंग भी मिल रही होती है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, आनुवांशिकता और पर्यावरण। एक बात आप हमेशा याद रखें अपनी जिंदगी में कि बच्चे में जो गुण होते हैं, जो विशेषता होती हैं, उन विशेषताओं के आधार पर उसको अगर ट्रेनिंग मिल जाए, बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप उसको ट्रेनिंग दे दें तो उस बच्चे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। और शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है, बाल मनोविज्ञान ये कहता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ योग्यता होती है, हर बच्चे को हम बेहतर बना सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम है बेटा उसकी कमी ये है कि वो हर किसी की योग्यताओं को पहचान नहीं पा रहा है। सब भेड़ चाल चले जा रहे हैं। हर किसी का जन्म पढ़ने के लिए नहीं हुआ है और हर किसी का जन्म खेलने कूदने के लिए या स्पोर्ट्स के फील्ड में ही जाने के लिए नहीं हुआ है। हर किसी के अंदर कुछ अलग करने की योग्यता है, लेकिन उसको पहचानेगा कौन? टीचर। उसको पहचानेगा कौन? माता पिता। लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। हर किसी को क्या है, जो मेरे पास आ गया बस उसके नंबर ज्यादा लाकर दिखा दूं और फिर चिल्लाऊं मेरे बच्चे ने ये कर दिया, मेरे बच्चे ने ये कर दिया। यही तो हो रहा है। हकीकत यही है, ग्राउंड रियलिटी यही है। मां बाप को भी चिल्लाना होता है जाकर के 50 लोगों के बीच में, ये देखो मेरे बेटे ने ये कर दिया। जो नहीं कर पाता वो अपने बच्चे की धुनाई कुटाई करते हैं। वो देखो दीपक के बच्चे को, वो देखो मनीषा की बेटी को, कितने बढ़िया नंबर लेकर के आई हैं और तुमने मेरा नाम बदनाम कर दिया, नाक कटवा दी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। यही तो होता है जिसके बच्चे कुछ बढ़िया नंबर नहीं लेकर आ पाते। अगर सचिन को यह कहा गया होता कि तुम मोहम्मद रफी जैसे बनो, सचिन कभी भी नहीं बन पाते। और अगर लता मंगेशकर को यह कहा गया होता कि तुम फोगाट पहलवान की तरह बनो, तो वो कभी भी नहीं बन पाती, है ना?
तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिए, हर किसी के अंदर अपने योग्यता, विशेषताएं, गुण होते हैं। बस उन गुणों को जो समझ गया उसका बच्चा आगे निकल गया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, जो हमसे यह कहता है कि समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं। समाजीकरण के गौणवाहक हो सकते हैं। हमारा जो समाजीकरण होता है बेटा, उसके दो टाइप्स होते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है और दूसरा सेकेंडरी होता है। जरा इसे आप लोग समझिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आता है बेटा परिवार, फैमिली। जहां भी फैमिली लिखा होगा वो प्राइमरी ही होगा। फैमिली लिखा है, ऑप्शन ए इसका जवाब नहीं है। फैमिली लिखा है, नहीं है। फैमिली लिखा है, नहीं है। डी इसका जवाब है। तो स्कूल, पीयर्स, मीडिया, ये सेकेंडरी आते हैं। और जो नेबरहुड है वो दोनों में हो सकता है, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। प्रश्न नंबर 11 पर जब हम लोग पहुंचे हैं तो ये हमसे कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। वाइगोत्स्की की थ्योरी हम सभी ने पढ़ी है, हम सभी ने देखा है। तो इन्होंने किस पर फोकस किया? समाज पर, संस्कृति पर। इन्होंने फोकस किया भाषा पर। और इनका यह कहना है कि हमारे समाज में MKO होते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज्यादा जानते हैं। जितना ज्यादा हम लोग अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, उतना हम बेहतर हो पाएंगे। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया को इन्होंने महत्व दिया है। ऑलराइट, आपके सामने एक शब्द यहां पर दिया गया, स्कीमा। यह स्कीमा किससे संबंधित है? यह संबंधित है जीन पियाजे से। शाबाश। जीन पियाजे रहने वाले कहां के हैं? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, इंडिया के, रशिया के, अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के। कहां के रहने वाले हैं? 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए बेटा, जल्दी से बताएं। बहुत सही, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 12 हमसे यह कहता है कि यदि आप ईमानदार हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तो ईमानदार हैं ही, तो आपके जो माता पिता हैं आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। अब आप ये देखें कि आप ईमानदार इस वजह से रहना चाहते हैं ताकि आपके माता पिता आप पर गर्व करें। खुद से आप अपनी सोच से, अपनी मर्जी से कि मुझे ऐसा रहना है, मुझे ऐसा होना है, चाहे किसी को कोई भी फर्क पड़े या ना पड़े, ऐसा नहीं है। तो जहां पर आप लोग अच्छा बनना चाहते हैं, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार लेवल 2 की घटना और स्टेज नंबर 3 की घटना होती है। राइट आंसर होगा गुड बॉय गुड गर्ल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं, अगर हम लोग ग्रामर के हिसाब से देखते हैं, तो क्या गुड गर्ल होना चाहिए या फिर नाइस गर्ल होना चाहिए? जल्दी से बताएं, लड़की गुड होती है या नाइस होती है? जवाब सभी दो। हो सकता है कि इसके अंदर एरर हो, लेकिन सभी किताबों में हमें यही देखने को मिलता है, सभी पेपर में भी यही पूछता है, क्योंकि एक वो इस तरह की है ना, एक ट्रेंड सा, एक आदत सी हो चुकी है। बस दो जवाब दो, कौन सा सही होगा? इंग्लिश में आते तो ऐसे क्वेश्चंस वो आप लोगों के एरर वाले। प्रश्न नंबर 13 हमसे कहता है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बताओ। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास हम लोगों को करना चाहिए? नहीं, उन्होंने अपनी थ्योरी में कहीं भी ईश्वरीय न्याय की बात नहीं की है। उन्होंने पुनर्बलन की बात नहीं कही है। पर्यावरण में सक्रिय खोज की बात वो कहते हैं। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन वो मना करते हैं। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे यह भी आप बताते चलें सभी के सभी, पियाजे के हिसाब से बच्चे में रिवर्सिबिलिटी कब आती है, जिसे हम विलोमीयता कहते हैं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बच्चे में एनिमिज्म कब होता है? बच्चे में एनिमिज्म कब होता है?
जिसे हम हिंदी में जीववाद कहते हैं। ये दोनों चीजें बेटा, रिवर्सिबिलिटी आती है स्टेज नंबर 3 में और एनिमिज्म बच्चों में होता है स्टेज नंबर 2 में। शाबाश। तो क्लास को सभी एक बार लाइक कर दें। आज सभी ने लाइक बहुत कम किया है। सभी ने लाइक कर दिया? पक्का? नहीं, कुछ बच्चे अभी भी बाकी हैं। आलस है लाइक वाले बटन तक जाने में। ओके बेटा, पीडीएफ शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। हाँ कर दिया सर, हमने सभी ने कर दिया लाइक। अगला प्रश्न लेकर आया जाए, है ना। चलिए, अगला प्रश्न हमारा यहां पर पहुंचता है जिसमें हमसे यह कहा गया कि जीन पियाजे के अनुसार ही आपको जवाब देना होगा। स्कीमा हमारा वो होता है जहां पर हम हमारे सभी ज्ञान सूचनाओं को इकट्ठा करके रखते हैं। तो राइट आंसर क्या बनना चाहिए इस प्रश्न का? सभी जवाब दें, सभी जवाब दें। इस बेहतरीन से प्रश्न का क्या होना चाहिए? दो प्रक्रियाओं की आप लोगों से बात की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं। प्रश्न हमसे यह कहता है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था, प्रोग्रेस यानी कि पहले से बेहतर हो जाना। प्रगतिशील कक्षा हमें यह कहती है कि आप लोगों को समावेशन को बढ़ावा देना है, एकदम सही बात है। बच्चों को सक्रिय बनाना है, सही बात है। बच्चों से खोज करवानी है। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने अनुभव से सीखें, इस पर ध्यान देना है। अर्थ निर्माण की प्रक्रिया को डेवलप करना है, बच्चे को केंद्र में रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कौन लेकर के आए थे? उन साइकोलॉजिस्ट का नाम जानते हो? चलो दो ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है धर्मवीर, ऑप्शन नंबर 2 है राम अवतार, ऑप्शन नंबर 3 है जॉन डेवी। बताओ कौन सा सही होगा? प्रगतिशील शिक्षा कौन लेकर के आए थे? धर्मवीर, राम अवतार या जॉन डेवी? अर्जू कह रही हैं सर धर्मवीर लेकर आए थे। अच्छा, हम लोगों को जैसे ये नाम देखने को अगर मिल जाए कहीं पर, धर्मवीर, राम अवतार, कलुआ, सुरेंद्र, कामराज, सब एकदम मतलब झटका लगेगा सबको। अरे ये कैसे कैसे भारतीय लोगों के नाम आ गए, ऐसे नाम तो कहीं पर आते ही नहीं है। वैसे देखो ये बात कहीं ना कहीं सबको चुभती तो है, सबके मन में ये बात कहीं ना कहीं होती तो है कि हमारा इतना बड़ा देश है, वेद हमारे यहां पर, दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ हमारे यहां पर, उसके बावजूद हम लोग कहीं किसी बड़े स्तर पर क्यों नजर नहीं आते हैं? क्या कारण है ना? ये सोच कहीं ना कहीं सबके अंदर तो है कि हमेशा बाहरी लोगों का ही प्रभाव क्यों हमारे ऊपर ज्यादा रहता है। चलिए, मोहम्मद शाहिद कह रहे हैं सर इंग्लिश का क्लास क्यों नहीं हो रहा, प्लीज जवाब दो। बेटा मेरी क्लास हो रही है ना, मैं आ रहा हूं ना पढ़ाने, उस पर ध्यान दो ना। इंग्लिश की नहीं हो रही, इंग्लिश वाले सर से पूछो। मतलब मैं ही पूछूं एक एक मास्टर को पकड़ करके? हाँ दीपक क्लास क्यों नहीं ले रहा भाई, ये बच्चे मुझे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं ले लूंगा क्लास, अब आ जाओ पढ़ाई पे। चलिए, प्रश्न अगला हमारी स्क्रीन पर आता है। यह हमसे कहता है कि गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत हमें सुझाता है। 1983 में यह कॉन्सेप्ट दिया गया और इन्होंने ये कहा कि सब लोग गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं। जो बुद्धि है हमारी वो एक नहीं, वो बहुत सारी होती हैं। इन्होंने क्या कहा? सब लोग जो कह रहे हैं मैं उसको नहीं मानूंगा,
मेरे अनुसार बुद्धि बहुत सारी होती है, तो इनका कहना है बुद्धि बहुत सारी होंगी। आंसर क्या बनेगा? अब बता दो जल्दी से कि जब बुद्धि बहुत सारी होती हैं, सभी बच्चों के अंदर कुछ खास योग्यताएं होती हैं, तो हमें सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए कई सारे अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही बनता है। अब मुझे यह बात बताओ कि आप टीचर बन गए हो और आपको मौका मिला 2 जगह पर ज्वाइन करने का। आप दिल्ली में टीचर बन गए हो, DSSB का पेपर आपने पास कर दिया, और आप जिस भी स्टेट में हो आपने अपने स्टेट का पेपर पास कर लिया। जैसे कोई यूपी से है तो उसने यूपी का, कोई बिहार से है तो उसने बिहार का, कोई चंडीगढ़ से है तो उसने चंडीगढ़ का। आप कहां ज्वाइन करोगे? दिल्ली में ज्वाइन करना चाहोगे या फिर यूपी बिहार चंडीगढ़ में आना चाहोगे? कहां आना चाहोगे? जवाब सभी देना ईमानदारी से कि सर हम यहां पर ज्वाइन करना चाहेंगे, यहां आना चाहेंगे। प्रियंका बेटा, कल और परसों पेपर है आपका HTET का, ऑल द बेस्ट। ये आपके बहुत काम आएंगे प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहां पर अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आया जो हमसे यह कहता है, कोई 5 साल की लड़की अपनी टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। अपने आप से बात कर रही है, खुद से बात वो कर रही है। और जब बच्चा खुद से बातें करता है, अपने आप से बातें करता है, गुफरान ने बढ़िया जवाब दिया, सैलरी ज्यादा मिलेगी सर, वहीं ज्वाइन करेंगे ना। मतलब तो पैसे से है, बाकी सब चीजें तो सर दिखावा है। और जब हम लोग ग्राउंड रियलिटी को देखते हैं तो हकीकत कहीं ना कहीं यही मालूम होती है। कल को जब बेटा आप लोगों की शादी भी होगी, तो जब लड़की के पिता आएंगे देखने के लिए, तो वो आते ही सब चीजें पूछने के बाद में ये पूछेंगे लड़का कमाता क्या है। और आज हमारे समाज की हकीकत यह हो चुकी है कि जब शादी हो जाती है लड़की की, उसके बाद अगर वो बेरोजगार है और वो पूरा दिन भले घर का काम करती रहे, फिर भी वो 4 बातें सुनती है। लेकिन अगर वो रोजगार पे है, शादी हो चुकी है, अपनी नौकरी करके आती है, हर महीने एक सैलरी लेती है, भले कुछ भी ना करती हो, फिर भी सब उसके आगे पीछे मंडराते फिरेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है ना। सब जी जी करके उसके पीछे फिरेंगे, सब उसकी बातें मानेंगे। ये हकीकत है, इस समाज की हकीकत है। जो नैतिक बातें होती हैं, जब ग्राउंड रियलिटी पे हम उतरते हैं तो वो दूर दूर तक कभी कभी नजर नहीं आती हैं। तो मैं आप लोगों को सभी को एक बात कह रहा हूं, और खासकर की लड़कियां, कि अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाओ। जो लड़की अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत बना लेगी ना, वो कभी किसी से दब के नहीं रहेगी। हमारे समाज में न जाने कितनी सारी ही आज ऐसी लड़कियां हैं जो कि इस वजह से अपनी जिंदगी में अपने बड़े डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि वो आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं है। तो प्रयास करो, खूब मेहनत करो, अपने पेपर पास करो, नौकरी लो और अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाओ, हर लड़की। राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए बेटा? इसको जीन प्याजे ने यह कहा है कि जब बच्चा खुद से बोलकर बातें करता है तो वो अहम केंद्रित होता है। अहम केंद्रित वाक वो इसे कहते हैं, और इसे वाइगॉत्स्की ये कहते हैं कि ये निजी वाक होता है, ये प्राइवेट स्पीच होती है। प्याजे इसे कहते हैं कि ऐसा करना जरूरी है। नहीं, वो कहते हैं ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वाइगॉत्स्की कहते हैं ऐसा करना सही है, ऐसा होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा, इंग्लिश में भी देख लो कौन सा होना चाहिए। वाइगॉत्स्की कहते हैं जब बच्चा बड़बड़ाता है, खुद से बोलकर बातें करता है, तो वो अपने आप को एक डायरेक्शन दे रहा होता है। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। ये मोहम्मद और जलेबी की तो यहां पर बातें ही खत्म नहीं हो रही हैं। जेंडर वाला प्रश्न आपके पेपर में हर बार आपसे पूछा जाएगा।
हर बार आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है। इन्नेट नहीं होगा, फिजियोलॉजिकल नहीं होगा। बच्चे जो उलझते हैं वो उलझते हैं सोशल कंस्ट्रक्ट को लेकर के और बायोलॉजिकल एंटिटी को लेकर के। बेटा बायोलॉजिकल एंटिटी पर हमारा आएगा सेक्स और सोशल कंस्ट्रक्ट हमारा ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही होगा। अब आप सभी मुझे यह बताएं, जब x और y होता है तो लड़के का जन्म होता है या लड़की का, और जब x प्लस x होता है तो लड़का जन्म लेता है या लड़की? सभी जवाब दो। पेपर में अगर आपसे यह पूछ लिया जाता है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, मैंने जोड़े नहीं पूछे हैं, मैंने यह पूछा है टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं। जल्दी से बताएं, सभी जवाब दें। अरे वाह, लाइक वाला बटन आपके सामने है। सभी एक बार बेटा जल्दी से लाइक वाले बटन पे प्रेस कर दो। सभी ने कर दिया लाइक? पक्का? चलिए, तो अगला प्रश्न हमारा आता है जो हमसे ये कहता है कि वाइगोत्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते, यानी कि आप एक ऐसे शिक्षक हो जो कि प्रभावित हो वाइगोत्स्की के विचारों से, और आप वाइगोत्स्की के हिसाब से बच्चों को सिखाते हैं, उसके विचारधारा पर आप चलते हुए काम करते हैं, तो बच्चों का आप आकलन भी करेंगे। तो कैसे करोगे? वाइगोत्स्की को आप लोग ये पाते हो कि वो इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है, और जहां पर इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा होगा वहीं पर आप जाओगे। तो आंसर क्या बताओगे? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही होगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर अगला हमारी स्क्रीन पर जो आया उसने हमसे यह कहा कि वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल हमारी क्लास में होते हैं, तो वहां पर क्या करें? बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, बिल्कुल देना चाहिए। ऑप्शन ए हमें सही मालूम होता है। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम नहीं जी, लचीला सिस्टम होना है। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके नहीं, विविध तरीके लेकर आने होते हैं, क्योंकि विविधता होती है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करेंगे। अंकों के आधार पर कभी भी आप लोगों को बच्चों की लेबलिंग नहीं करनी है। ऑप्शन ए हमारा सही मालूम होता है। प्रश्न नंबर बेटा 21 पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो वो हमसे ये कहता है कि आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, हां, जो असेसमेंट हमारा होगा वो उद्देश्य पूर्ण होता है, वो पर्पसफुल होता है, 100% होता है। कैसे होता है? यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, नहीं, एक ही बार करोगे वर्ष के अंत में, एकदम गलत बात। विद्यार्थियों की उपलब्धि में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं, भय तनाव को तो खत्म करना होता है। हमारा बेटा बच्चे का आकलन करने का उद्देश्य यह होता है कि हमें फीडबैक मिल सके और बच्चे को हम बेहतर बना सके, जहां पर भी कमी है, दिक्कत है, गलती है, उसको सुधार सकें। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही बनता है। प्रश्न नंबर 22 पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो यह हमसे कहता है कि जी एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर का रोल क्या होता है? ये तो हर कोई बता देगा। टीचर का रोल होता है फैसिलिटेटर का। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जब भी हम लोगों को ये डिक्टेटोरियल शब्द मिलता है, डिक्टेटर शब्द हम जब भी सुनते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर हमारे मस्तिष्क में जो बैठा हुआ है वो कौन है? डिक्टेटर से हम लोगों को एक ही नाम सबसे ज्यादा याद रहता है, हिटलर का। हिटलर का। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हिटलर जैसा भी था वो वैसा क्यों था? क्या कारण थे हिटलर का वैसा बनने के? कभी आप लोगों ने हिटलर की जीवनी पढ़ी है? हिटलर की जीवनी जब आप पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि वो उसके हालातों की वजह से वैसा बनता चला गया था। लेकिन वैसे हालात या उससे भी बुरे हालात दुनिया भर के लोगों के होते हैं, सब तो वैसे नहीं बनते हैं। जो बुरे हालात अगर किसी के कभी हो जाते हैं और उनसे वो गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है, ऐसे लोग मानसिक तौर पर कमजोर कहलाते हैं। पता है आप लोगों को? राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 23वें का? विविध कक्षा। इसलिए कोशिश करें, कितना भी बुरा समय क्यों ना आ जाए, कितना भी संघर्ष का समय क्यों ना आ जाए,
बेटा अपने आप को सही रास्तों पर लगा करके रखो। अगर कोई व्यक्ति मेंटल लेवल पर स्ट्रांग है और अपने प्रिंसिपल्स, अपने एथिक्स के साथ में अगर वो रुका रहता है, तो आप लोग पाएंगे संघर्ष भले उसको अगर जीवन में करना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो व्यक्ति एक अच्छे इंसान के तौर पर अपनी पहचान बना पाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, ए बी सी डी। अनुसंधान पता है क्या कहते हैं कि विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षार्थियों की अपेक्षाएं जो होती हैं वो बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं। अब जो टीचर है वो अपने बच्चों से अगर एक्सपेक्टेशन हाई रखेगा तो प्रभाव होगा, लो रखेगा प्रभाव होगा। कोई टीचर अपने बच्चों के प्रति अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है, अपने बच्चों पर विश्वास करता है, तो एक अलग प्रभाव होगा। और कोई टीचर ऐसा है जो अपने बच्चों पर विश्वास रखता ही नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड उनके प्रति बना करके रखता है, तो उसका अलग प्रभाव होगा। तो आप किसी के प्रति अपने कैसे भाव रखते हैं, किसी के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, इसका सामने वाले व्यक्ति पर 100% प्रभाव होता है। राइट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 24 हमारा यहां पर आता है। अच्छा, पिछले प्रश्न पर एक और बात मैं आपको बताता हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनको कोई ये कह दे तुमसे ये हो ही नहीं सकता, तुम ये कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, हिम्मत है तो करके दिखाओ, मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, तुम में हिम्मत नहीं है और तुमसे ना हो पाएगा। कुछ लोग तो उससे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, ये तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करता है, ये मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करती, मुझसे नहीं हो सकता है, मैं तो छोड़ रहा हूं इस तैयारी को। और कुछ इस बात को कैसे लेते हैं कि तुम चाहे कुछ भी बोलते रहो, मुझे खुद पर विश्वास है, मैं ये करके रहूंगा। तो कुछ लोग इस बात को इस तरह से भी लेते हैं, लेकिन सामने वाले का इमोशनल लेवल आपको देखना पड़ेगा कि उसका इमोशनल लेवल है क्या, आखिरकार वो आपके शब्दों को किस ढंग से समझता है। तो इंसान का इमोशनल लेवल देखें, समझें, उसके बाद में आप लोग रिएक्ट किया करें। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, बिल्कुल शामिल करना चाहिए। विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, नहीं बेटा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति शिक्षकों को अपने भावों को बदलने की जरूरत है। टीचर को अपने भावों को, अपने तौर तरीके को, अपने दृष्टिकोण को बदलने की, उसमें बेहतर करने की आवश्यकता है। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी हमारा, जो कि बिल्कुल सही है। अच्छा, अपना फेवरेट कमेंट तो आज रुका हुआ है, अब करेंगे सभी कमेंट, मतलब बिना कहे कमेंट नहीं करना है। चलो देखते हैं अभी कितने कमेंट करते हैं इसको एक साथ, लेकिन कुछ अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। सभी करो एक साथ, देखते हैं। शाबाश, सीडीपी बाय अजय सर, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। आइए, अगला प्रश्न हमारा हमसे कहता है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। बिल्कुल बढ़ाती है। आपकी क्लास के अंदर अलग भाषा को बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होंगे, अलग अलग परिवेश से, पृष्ठभूमि से, संस्कृति, समाज से आए हुए बच्चे होंगे, तो वो सभी तरह के भावों, विचारों के साथ बेहतर हो पाएंगे, बड़े हो पाएंगे। आपको यह फर्क आज देखने को मिलता भी होगा कि जब हम बड़े परिवार में रहा करते थे तो बच्चों की शारीरिक तौर पर, संवेगात्मक तौर पर हम लोग पाते थे कि मजबूती होती थी। आज जब हम छोटे परिवार में होते हैं तो बच्चे संवेगात्मक रूप से, इमोशनल लेवल पे तो बहुत ज्यादा कमजोर होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक तरीके के ही 2-3 लोगों के बीच में ही फंसे हुए हैं। इसलिए जितना ज्यादा आप सोशली इंटरेक्ट करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। अलग अलग परिवेश, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग तरीके के लोगों के बीच में आप लोग जाएंगे तो बढ़िया होगा। आंसर हमारा बनता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि बिल्कुल सही होगा। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं, आप लोग देखते होंगे, वो अपने बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, अपने बच्चों को एक ही जगह पर रखते हैं, है ना, कि बस तुम्हें यहीं पर रहना है, हमसे मतलब है, अपने स्कूल से मतलब है बस, और कहीं नहीं जाना है।
लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करवाते हैं, है ना। तो किस बच्चे का विकास आप बेहतर पाएंगे? ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं। आप ये पाएंगे जिसने जितना ज्यादा एक्सप्लोर किया होगा वो उतना बेहतर बना होगा। कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ता है जिंदगी में एक्सप्लोर करने से, जिंदगी में संघर्ष करने से। अलग अलग तरह की समस्याओं को जब बच्चा खुद से हल करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। किताबें पढ़ लेने से, रट लेने से, इनसे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। इसलिए अगर जिंदगी में आज संघर्ष कर रहे हो तो कल तुम ही उससे कॉन्फिडेंट बनते हो। अगले प्रश्न पे बेटा हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, उससे पहले आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल अजय सिंह खर्ब आप सभी ज्वाइन जरूर कर लेना। यहीं पर आपको मैं डेली नोट्स शेयर करता हूं और करंट अफेयर के तो सबसे बढ़िया नोट्स। प्रश्न अगला हमसे कहता है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, जिस बच्चे को सुनने में असमर्थता है, यानी सुनने में दिक्कत हो रही है जिस बच्चे को, बताएं। अच्छा, क्लास कब होती है? कुछ बच्चों को नहीं पता है बेटा। ये क्लास डेली होती है सुबह 11 बजे और ये लाइव होती है। तो डेली लाइव आ जाया करो आप बिना कहे। ये बच्चा बेहतर कर सकता है अगर इसके अनुसार इसको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए तो। बच्चे के अनुसार सुविधा देनी पड़ेगी। प्रश्न अगला हमसे ये कह रहा है कि विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। अब प्रतिभावान शिक्षार्थी, जो बच्चा गिफ्टेड होता है उसका आईक्यू 140 या फिर उससे ज्यादा होता है, एकदम सही बात है। यह बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले जल्दी से सीख जाता है और चुनौतीपूर्ण चीजें इसको चाहिए होती हैं। हल्की नॉर्मल चीजों से यह बच्चा कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं होता है। प्रश्न नंबर 28 हमसे कहता है कि प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती हैं। बिल्कुल बढ़ा सकती हैं। अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। बच्चों में आप लोगों को प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं देना होता है। आपके प्रयास ये होने चाहिए कि जो बच्चे की रियल लाइफ है उसके साथ कनेक्ट करके आप ज्यादा से ज्यादा सिखाएं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलो इसी बात पर सभी लाइक कर दें एक साथ। चलो आओ, लाइक कर दिया सभी ने? पक्का? नहीं सर मैंने नहीं किया है। तो बेटा आप भी कर दो। कुछ बच्चे बड़े आलसी हो जाते हैं लाइक करने के मामले में तो। हाँ चलिए, सभी बताएं। राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? प्रश्न नंबर 29 का, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता हैं। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल है। पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी हैं। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। तो अब आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। अरे ए गलत है, निष्क्रिय नहीं होते हैं, सक्रिय होते हैं। प्याजे के अनुसार आपको दिया गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 30 हमसे क्या कहता है? आधारभूत सहायता यानी स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। और जब बात स्कैफोल्डिंग की आती है तो हम लोगों को वाइगोत्स्की याद आते हैं। वाइगोत्स्की याद आते हैं, है ना। आधा समाधान दे देना बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। एकदम सही बात कही गई आप लोगों को यहां पर। अच्छा, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगली बात हम लोग अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, आपने कभी नदी देखी है? देखी होगी, है ना। तो नदी का जो बहाव होता है वो कभी तेज भी होता है और कभी वो धीमा भी होता है। भले नदी का बहाव तेज हो, भले धीमा हो, नदी को लेकर एक डर हमेशा सबके मन में बना रहता है। अगर पानी है उसके अंदर, सूखी नहीं है, कि मालूम नहीं इसकी गहराई कितनी होगी, पता नहीं इसकी गहराई कितनी होगी।
है ना? होता है ना ये डर? क्यों होता है लोगों में? बताओ क्यों होता है? ये होमवर्क दे रहा हूं, सोचकर आना इस पर, क्या कारण होता है। कल आते ही पूछूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। रितु कह रही है जोहड़ देखे हैं। चलिए, मुलाकात करेंगे कल सभी। अगली क्लास हमारी कल यानी सुबह 11 बजे होगी। चलिए, आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। और 30 में से कितने नंबर आपके आए हैं? कल यहीं से क्लास को शुरू करेंगे, प्रश्न नंबर 31 से।